नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द पीसीएम विजन में। जैसा कि आप सभी को मालूम है प्यारे बच्चों, जेसीईआरटी ने क्लास 10 और क्लास 12 के टर्म 2 का मॉडल पेपर को जारी कर दिया है। अभी तक आपने मॉडल पेपर को नहीं देखा है तो टेलीग्राम ग्रुप में इसका पीडीएफ मैंने अपलोड कर दिया है, आप लोग उसे वहां से जाकर के देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आप लोग जल्दी से जाकर के ज्वाइन करके वहां से उसे देख लें। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि इस चैनल के माध्यम से क्लास 10 और क्लास 12 के सभी सब्जेक्ट के पूरे 500 सेटों का सोल्यूशन करवाया जाएगा। तो आज हम लोग क्लास 10 के मैथ का पहला सेट का प्रश्नों को देखेंगे। देखिए यहाँ पे आपको कितना टाइम मिलने वाला है। टर्म 2 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए 1.5 घंटा टाइम मिलने वाला है। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन पैटर्न को समझते हैं, उसके बाद सॉल्यूशन को देखेंगे। आपका कोई क्वेश्चन हो या डाउट हो या किसी प्रकार का कॉन्सेप्ट हो या बोर्ड परीक्षा, जेईई, नीट, इन सारे सवालों का जवाब आपका अपना फिलो ऐप देने जा रहा है। बता दें कि 24/7 आपको ये जवाब देगा। बस आपको 3 इजी सिंपल स्टेप फॉलो करना। सबसे पहले आपको नीचे से लिंक प्रोवाइड कर दी गई है, बस आपको मोबाइल नंबर या प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। उसके बाद आपको साइन अप करते ही आपको यहाँ पे क्वेश्चन पेपर को अपलोड करना है, यहाँ पे फोटो क्रॉप करके खींच के। उसके बाद आपको अपलोड करते ही 60 सेकंड के अंदर ही इंडिया के टॉप फैकल्टी से जोड़ देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो बताइए। थैंक यू सर। तो आज ही ये फिलो ऐप डाउनलोड कीजिए, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है, और हमारा रेफरल कोड यूज करोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट इंस्टेंट देखने। देखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे सामान्य निर्देश जनरल इंस्ट्रक्शन आपको यहाँ दिया हुआ है। पहला पॉइंट है परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे। देखिए यहाँ पे दिया हुआ कुल प्रश्नों की संख्या कितना रहने वाला है, 19 रहने वाला है। देखिए प्रश्न संख्या 1 से 7 तक का आपका 2 नंबर का रहने वाला है, जो अति लघु उत्तरीय है। इनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है, ठीक ना। देखिए 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 7 तक आपका 2 नंबर का रहने वाला है, और 7 में से आपको 5 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है प्यारे बच्चों। 7 का नहीं देना है, लेकिन यहाँ पे मैं 7 प्रश्नों का सॉल्यूशन आपको करवाऊंगा। आप कोई भी 5 अगर जानते हैं तो आप वहां पे परीक्षा में बोर्ड में बनाना है। देखिए दूसरा पॉइंट है प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 8 से लेकर के 14 तक, कितना 8 से 14 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। इनमें 5 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है और 3 मार्क्स मिलेगा। यानी कि 8 से 14 तक कितना, 8 से 14 तक आपका कितना प्रश्न हो गया, आपका 7 प्रश्न हो गए प्यारे बच्चों। तो 7 प्रश्नों में से आपको कितना प्रश्न का उत्तर देना है, 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। 2 को आपको छोड़ देना है। जो 5 प्रश्न आप जानते हैं, बेहतर तरीके से जानते हैं, उसी का उत्तर आपको देना है। देखिए इसमें से सभी प्रश्नों का कितना मार्क्स मिलेगा आपको, सही प्रश्नों का 3 मार्क्स मिलने वाला है, ठीक ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे प्रश्न संख्या 15 से लेकर के 19 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। देखिए 15 से लेकर के 5 तक आपका 19 तक कितना प्रश्न है, 5 प्रश्न। 5 प्रश्न में आपको जो जानते हैं उसमें से 3 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है, और सभी प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित किए गए हैं प्यारे बच्चों। लेकिन बताया जा रहा था कि आपका बड़ा प्रश्न नहीं रहने वाला, लेकिन यहाँ पे बड़ा प्रश्न दिया गया है, ठीक ना। तो आप पैटर्न को समझ गए होंगे। अब चलिए हम लोग इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। देखिएगा प्यारे बच्चों, आपका पहला प्रश्न है, बिंदुओं -5 और 7, एक बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है -5 और 7, तथा दूसरा बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है -1 और 3 के बीच की दूरी पूछ रहे हैं। तो पहला बिंदु क्या मान लेते हैं हम लोग, ए मान लेते हैं, ठीक ना। पहला बिंदु ए और दूसरा बिंदु बी, दोनों का निर्देशांक हम लोग यहाँ पे लिख दिए। देखिए कोई भी बिंदु का निर्देशांक लिखा जाता है तो उसको किस प्रकार में दर्शाया जाता है, एक्स वाई के रूप में दर्शाया जाता है प्यारे, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे इसका दूरी का फॉर्मूला क्या हो जाता है, इसके बीच की दूरी क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा ना, इसके बीच की दूरी, ठीक ना। तो ए बी दूरी बराबर क्या फॉर्मूला हो जाता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पे होल स्क्वायर छूट गया है, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक ना। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है, ठीक ना। तो x2 का वैल्यू यहाँ पे देखिए, x2 का वैल्यू यहाँ पे देखिए, मैंने सारा कुछ यहाँ पे लिख दिया है। देखिए x1 का वैल्यू -5 दिया हुआ है, y1 का वैल्यू 7 दिया हुआ है, x2 का वैल्यू -1 दिया हुआ है, y2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ पुट कर देना है। देखिए x2 का वैल्यू यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, तो -1, तो -1 यहाँ पे हमने लिख दिया। देखिए x1 का वैल्यू क्या दिया हुआ है, -5, तो -5 लिख दिए। यहाँ पे +5 कैसे हुआ, यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ माइनस है और यहाँ -5, तो ये माइनस इधर गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, +5, तो यहाँ पे +5, ठीक ना, क्लियर है। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए y2 का वैल्यू यहाँ पे 3 लिख दिए हैं, और y1 का वैल्यू यहाँ पे 7 लिख दिए हैं। यहाँ पे होल स्क्वायर है, तो देखिए प्यारे बच्चों, -1 और +5 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर, 3 - 7 का हो जाएगा, -4 का होल स्क्वायर हो गया यहाँ पे। तो देखिए 4 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 16 हो जाता है, और -4 का भी स्क्वायर 16 हो जाता है। देखिए -4 इंटू
4, तो माइनस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, और 4 दूना 4 चौका 16, तो 16 हो गया। 16 प्लस 16 कितना हो जाएगा, रूट 32 हो जाएगा। यहाँ पे रूट 32 हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब रूट 32 आपको नहीं लिखना है, जहां तक टूटेगा उसको वहां तक तोड़ लेना है। तो तोड़ेंगे किसे, हम लोग लघुत्तम ले लेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए मैंने लघुत्तम ले लिया है, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे लघुत्तम ले लिया 32 का, तो 32 का लघुत्तम ले लिया तो क्या होगा, देखिए 2 का 2, 2 दूना 4, यहाँ पे देख सकते हैं 2 ठो है, 2 दूना 4, तो रूट 4 का क्या हो जाएगा, वर्गमूल 2 हो जाएगा। इस प्रकार से भी आप समझ सकते हैं। नहीं तो देखिए यहाँ पे मैंने गुणनखंड करके आपका यहाँ पे लिख दिया है, तो 2 ठो यहाँ पे है तो एगो कॉमन निकल जाएगा, फिर 2 ठो यहाँ पे है तो एगो कॉमन निकल जाएगा, और यहाँ पे कुछ नहीं है, एक एगो है तो एगो मैंने नहीं निकाल सकते ना। इस प्रकार से समझ सकते हैं। तो 4 दूना 16, 2 दूना 4, 4 रूट 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे इस प्रकार से समझ सकते हैं प्यारे बच्चों। 2 दूना 4 हो गया, तो रूट 4 का वर्गमूल क्या होता है, रूट 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2 होता है, ठीक ना। देखिए 2 दूना 4, फिर यहाँ पे 2 दूना 4 है, तो रूट 4 का वर्गमूल क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। और रूट 2 का कोई वर्गमूल होता है क्या, नहीं होता ना। तो इसका क्या हो जाएगा, रूट 2 का 2 ही रहना दीजिए, रूट 2 ही रहने दीजिए, ठीक ना। तो 2 दूना 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। 4 रूट 2 इकाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कोई मात्रा नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे सेंटीमीटर में रहता तो यहाँ सेंटीमीटर लिखते हैं, मीटर रहता तो मीटर लिखते हैं, किलोमीटर रहता तो किलोमीटर लिखते हैं, ठीक ना। तो कोई मात्रा नहीं दिया हुआ, यानी कि यूनिट इसका राइट आंसर लिख देंगे, ठीक ना। क्लियर है आप लोग यहाँ तक। उसका दूसरा प्रश्न आप लोग यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों। यदि साइन ए यानी कि साइन ए का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 3/4 हो, तो कोस ए और टेन ए का वैल्यू निकालना है। तो प्यारे बच्चों पहले आप लोग समझिए साइन ए का फार्मूला क्या होता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा साइन ए का फार्मूला क्या होता है, P/H होता है। क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, ठीक ना है। तो यहाँ पे P मतलब क्या हो जाता है, ये वाला P हो जाता है, ठीक ना। ये वाला P, इसको कहते हैं P कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, लंब बटा क्या हो जाता है, लंब बटा कर्ण हो जाता है, ठीक ना। और ये तो यहाँ पे देखिए P इसको कहते हैं, H इसको कहते हैं और B इसको कहते हैं। तब P का वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे, साइन ये बराबर क्या हो जाएगा, साइन ये बराबर क्या हो जाता है, P/H हो जाता है। तो P के सामने देखिए क्या है, 3 है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है प्यारे बच्चों, ठीक ना। 3 क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। और यहाँ पे H का वैल्यू देखिए क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। तो देखिए B का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, ए B का वैल्यू क्या कैसे निकालेंगे, तो B इक्वल टू क्या हो जाता है, पाइथागोरस प्रमेय में याद कीजिए आप लोग, H² माइनस P²। क्या करेंगे, H² रूट अंडर H² माइनस P²। तो देखिए मैंने उसी को यहाँ पे लिख दिया है, H², H का वैल्यू कितना है 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और माइनस 3 का यहाँ पे देखिए 3 क्या दिया हुआ P का वैल्यू क्या दिया हुआ है 3, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। तो यही 16 माइनस 9 तो क्या हो जाएगा, B का वैल्यू रूट 7 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, रूट 7 आ जाएगा, ठीक ना। तो B का वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे निकाल दिया। अब आप लोग पूछा क्या है, कोस ए का वैल्यू पूछा है। क्या पूछा है, कोस ए का वैल्यू पूछा है। तो कोस ए का वैल्यू, कोस ए का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, कोस ए का फॉर्मूला हो जाता है B/H हो जाता है, ठीक ना। तो B का वैल्यू हम 7 निकाल लिए हैं। तो कोस ए बराबर क्या हो जाएगा, कोस ए बराबर B का वैल्यू हम लोग कितना निकालने 7, तो क्या हो जाता है B/H हो जाता है ना। तो रूट 7 हो जाएगा, और H का वैल्यू क्या है 4 है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रूट 7/4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है आप लोग यहाँ तक। देखिए अब पूछा है tan ए का, तो tan ए बराबर क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, tan ए बराबर क्या हो जाता है, tan ए बराबर आपका क्या हो जाता है, फिर से आप लोग देखिए अपने मन में फार्मूला को लाइए। अपने मन में अगर फार्मूला को अगर आप लोग नहीं लाइएगा तो ठीक नहीं होगा, ठीक ना। तो tan ए बराबर क्या हो जाता है, P/A हो जाता है, परपेंडिकुलर बटा बेस हो जाता है, ठीक ना। तो P का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है P का वैल्यू, और B का वैल्यू हम लोगों ने 7 निकाला, रूट 7, ठीक ना। तो P का वैल्यू 3/√7 इसका आंसर हो जाएगा। तो आप इस फार्मूला को अगर आज नहीं रख पा रहे हैं तो एक ट्रिक बताते हैं, आप लोग ट्रिक कॉपी में अभी लिख लीजिए। पंडित भोला, लिखिए पंडित भोला प्रसाद हर बोला, ठीक ना। ये आप लोग रख लीजिएगा। तो शुरू में क्या आता है, साइन आता है, तो ये साइन का फॉर्मूला हो गया। उसके बाद क्या आता है, कोस आता है, तो कोस बराबर B/H हो गया। और उसके बाद क्या आता है tan, तो tan बराबर P/B हो गया, ठीक ना। पंडित भोला प्रसाद हर बोला, इस तरह से आप लोग लिख लीजिए। तो ये हो गया साइन का फॉर्मूला, ये हो गया कोस का फॉर्मूला, ये हो गया tan का फॉर्मूला। तो कोसेक का फॉर्मूला क्या होगा, सेक का फॉर्मूला क्या होगा, उल्टा कर देंगे, tan का उल्टा कर देंगे क्या आ जाएगा, कोट आ जाएगा। कोस का उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा, सेक आ जाएगा। और कोसेक साइन का उल्टा करेंगे तो कोसेक आ जाएगा, ठीक ना। तो आप लोग इसे फॉर्मूला लिख लीजिए, ये ट्रिक, ठीक ना। पंडित भोला प्रसाद हर बोला, ठीक ना। तो यहाँ पे आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो पीडीएफ तो दे ही देंगे। नेक्स्ट है 3 नंबर का प्रश्न है आपका, मान निकालना है, ठीक ना। तो मान के देखिए यहाँ पे 2 tan 45 डिग्री दिया हुआ है। तो tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। यहाँ पे लिख दिया मैंने। तो 1 का यहाँ पे स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर और 2 है, ठीक ना।
तो यहाँ पे 1 मैंने लिख दिया है। उसके बाद देखिए cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाता है, √3/2 हो जाता है, ठीक ना। तो स्क्वायर है यहाँ पे, तो √3/2 का स्क्वायर माइनस साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाता है, देखिए प्यारे बच्चों साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाता है, वही हो जाता है जो cos 30 का होता है, वही साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है, ठीक ना। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाता है, √3/2 हो गया का स्क्वायर। देखिए यहीं पर ये कट जा रहा है, दोनों वैल्यू यहीं पे कट जा रहा है, क्योंकि एक माइनस में है एक प्लस में, नहीं समझ में आ रहा है तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। √3 को स्क्वायर करेंगे तो 3 होता है, और 2 का स्क्वायर क्या होता है, तो 4 होता है। यहाँ प्लस था, प्लस लिख दिए, ठीक ना। यहाँ पे फिर देखिए माइनस √3 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 2 हो जाता है, √3 का स्क्वायर 3 हो जाता है, और नीचे 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है। तो प्लस 3/4 माइनस 3/4 इक्वल टू क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, एक कट जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक ना। और 2 पहले 2 गुना 1 यहाँ 2 था, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, सिर्फ 2 बचा, तो 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद आपका 4 नंबर का प्रश्न है प्यारे बच्चों, सिद्ध करना है cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री इक्वल टू 0 आपको प्रूव करना है, ठीक ना। तो देखिए हम लोग LHS से चलते हैं, तो LHS इक्वल टू क्या दिया हुआ है यहाँ पे, सो लिख दिया, ठीक ना। तो देखिए cos 38 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 90 - 52 लिख सकते हैं ना, 38 को 90 - 52 लिख सकते हैं, तो वही हम लोग यहाँ पे थोड़ा 90 - 52 लिख दिए ताकि फार्मूला में आ जाए, ठीक ना। और यहाँ पे देखिए साइन 38 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 90 - 52 लिख सकते हैं कि नहीं। तो आप लोग आज कीजिए प्यारे बच्चों, एक फार्मूला होता था, क्या फार्मूला होता था, cos 90 माइनस क्या हो जाता था, cos 90 माइनस ये cos 90 माइनस ये इक्वल टू क्या हो जाता था प्यारे बच्चों, क्या हो जाता था, साइन ये हो जाता था, क्या हो जाता था, साइन ये हो जाता था। मतलब यहाँ जो रहता था वही साइन के बगल में आके लग जाता था। तो देखिए हम लोग यहाँ पे फार्मूला आपका लिख दिए cos 90 माइनस ये इक्वल टू साइन ये। तो देखिए ये का वैल्यू यहाँ पे 52 है, तो साइन यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन लिख दिए, ए का वैल्यू यहाँ 52 है, तो ए का इक्वल टू 52 डिग्री यहाँ पे लिख दिए, और cos 52 डिग्री को आपको सेम टू सेम लिख देना है, ठीक ना। उसके बाद माइनस दिया हुआ है, माइनस देखिए साइन 90 माइनस 52 डिग्री, हमको किसको लिखना है, साइन 38 डिग्री को 90 माइनस 52 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं, ये लिख दिए हम लोग। अब देखिए साइन 90 माइनस 52, साइन 90 माइनस ये हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था, साइन 90 माइनस ये इक्वल टू cos, ये हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, पढ़ा था। तो यहाँ पे देखिए ए के जगह पर क्या है, ए के जगह पर यहाँ पे क्या है, 52 डिग्री है प्यारे बच्चों, और cos यहाँ पे क्या हो जाता है, चेंज करते हैं तो cos ये हो जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए cos ए के जगह यहाँ पे क्या है 52 डिग्री, तो 52 डिग्री हम लोगों ने लिख दिया, तो cos 52 डिग्री लिख दिया, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका बदली cos 52 डिग्री हो जाएगा, और साइन 52 डिग्री को उसी तरह एज इट लिख देना है, ठीक ना। तो देखिए साइन 52 डिग्री माइनस इंटू cos 52 डिग्री माइनस यहाँ पे इसको यहाँ पे हमको पहले लिख दें ताकि इस फॉर्म में ला सके, ठीक ना। तो साइन 52 डिग्री इंटू cos, इसके बदली cos 52 डिग्री। क्लियर आप लोग। तो एक माइनस में है एक प्लस में है, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। अरे ये वही है, 5% मान लेते हैं इसको और 5% इसको, ठीक ना। 5 - 5 0 होगा ना प्यारे बच्चों, ठीक है। यहाँ तक आप लोग क्लियर हो गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट है 5 नंबर का प्रश्न है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले लंब वृत्तीय बेलन का आयतन ज्ञात करना है। देखिए एक बेलन दिया हुआ है, इसको ऊंचाई कहते हैं ना, ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक ना, और ये त्रिज्या कितना है, 7 सेंटीमीटर है, यानी कि r का वैल्यू 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है और h का वैल्यू 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक ना। तो पूछ रहा है इसका आयतन क्या हुआ। तो देखिए बेटा आयतन बराबर क्या हो जाता है, बेलन का आयतन बराबर होता है पाई r स्क्वायर h। तो पाई का वैल्यू क्या हो जाता है 22/7, और r का वैल्यू r स्क्वायर यानी कि 2 बार r, ठीक ना, 2 बार r। तो r इक्वल टू क्या है, 7 होता है, 7 है, और फिर यहाँ पे 2 बार है, तो 7 × 7 × 5, h का वैल्यू क्या है 5 दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर। तो 7 से 7 यहाँ पे कट गया प्यारे बच्चों, क्या हुआ है 7 से 7 यहाँ पे कट गया। तो 22 × 7 × 5 अगर आप कीजिएगा, 22 × 7 × 35, 22 × 35 770 सेंटीमीटर क्यू आ जाएगा, क्यू, ठीक ना, क्यूब में, क्योंकि क्यूब में इसलिए आ रहा है प्यारे बच्चों ये आयतन है, अगर क्षेत्रफल पूछता तो स्क्वायर में आता, ठीक ना। तो इसका राइट आंसर आप लोगों ने यहाँ पे 700 सेंटीमीटर क्यू देख लिया। अब 6 नंबर के प्रश्नों पर चलते हैं। मध्य, माध्यिका तथा बहुलक के बीच संबंध ज्ञात करना है। ये आप लोग रट लीजिए, कुछ संबंध यहाँ पे बनाना आपको नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लीजिए, 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस माध्य होता है, ठीक ना। 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य होता है, यानी कि 3 माध्यक इक्वल टू बहुलक प्लस 2 माध्य होता है, ठीक ना। क्लियर है आप लोग यहाँ तक। उसके बाद नेक्स्ट है, इसको डायरेक्ट आप लोग लिख लीजिए, ठीक ना, ये कोई सॉल्व से नहीं आता, ये फॉर्मूला है, ठीक। उसके बाद देखिए आता है मतलब थोड़ा लंबा चल जाएगा, उतना आपको 2 नंबर का क्वेश्चन है, आपको नहीं डायरेक्ट आपसे पूछा है। उसके बाद देखिए एक पासे को
एक बार फेंका जाता है, ठीक है। तो निम्नलिखित प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? प्रायिकता आपसे पूछा, बहुत ही आसान प्रश्न है। तो विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी और सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? तो देखिए, एक पासे को हम लोग फेंकते हैं तो कुल संभावित परिणाम क्या क्या आ सकता है? 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। तो कितना संख्या पॉसिबल हो रहा है? 6 संख्या पॉसिबल हो रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ कितना आ रहा है? परिणाम आ सकता है 6 परिणाम आ सकता है, यानी कि NS इक्वल टू 6 यहाँ पे हो गया। समझ गए यहाँ पे? अब देखिए, पहले अब क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है? तो विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? तो माना विषम संख्या आने की प्रायिकता E1 मान लेते हैं, ठीक ना। तो देखिए, विषम संख्या कौन कौन सा यहाँ पे विषम संख्या है? एक विषम संख्या है, एक विषम संख्या है, 3 विषम संख्या है और 5 विषम संख्या, यानी कि 3 विषम संख्या आ सकता है। एक भी गिर सकता है, 2 भी गिर सकता है और 1 भी गिर सकता है, 3 भी गिर सकता है और 5 भी गिर सकता है, ठीक ना। तो यहाँ देखिए, घटना E1 E के अनुकूल, देखिए हम जो चाह रहे हैं कि विषम संख्या आने की, तो वो 3 ठो आ सकता है, ठीक ना। तो आने की संख्या कितना है? 3 ठो है। और देखिए, अब क्या हो सकता है यहाँ पे, क्या लिख सकते हैं? फॉर्मूला क्या होता है? प्रायिकता बराबर हम लोग E1 का विषम संख्या बराबर E1 मान लिए ना, तो E1 का प्रायिकता ज्ञात करें तो ये प्रायिकता बराबर क्या होता है? NE1 बटा NS होता है, यानी कि जो कुल परिणाम आ सकते हैं, जो प्रतिकूल अनुकूल परिणाम आ सकते हैं, ठीक ना। अनुकूल परिणाम कितना आ सकता है? 3 आ सकता है, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। और कुल परिणाम कितने आ सकते हैं? 6 है, तो 6 यहाँ पे परिणाम, कुल परिणाम कितना बन रहा है? 6 बन रहा है, तो 3 बटा 6 इक्वल टू क्या हो गया? 1/2 इसका राइट आंसर हो गया, ठीक ना। इस प्रकार से अब आप लोग इस प्रकार से और भी समझ सकते हैं। देखिए, सम संख्या, तो टोटल कितना परिणाम बन रहा है? 6 बन रहा है। E2 मान लेते हैं, ठीक ना। E2 यहाँ पे मान लेते हैं। और विषम और सम संख्या कितना है? 3 है। तो टोटल को नीचे में लिखना, टोटल जितना है ना उसको नीचे में लिखना 6, और सम जो आ सकता है, जो जिसको पूछा है सम संख्या, तो कितना सम संख्या है? 3 है, तो 3 को ऊपर में लिखेंगे। तो क्या हो गया प्यारे बच्चों? 3/6 इक्वल टू 1/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, और इसका भी राइट आंसर 1/2 हो जाएगा, इसकी प्रायिकता, ठीक ना। तो देखिए, मैं इसको यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए, यहाँ पे लिख दिया है NE2 बटा NS इक्वल टू 3/6, यानी कि 3 ठो सम संख्या है और टोटल संख्या कितना है? 6 संख्या है। तो एक इसको काटेंगे, 1/2 आ जाएगा। इसका PDF आपको मिल जाएगा। इसी प्रकार से एग्जाम में आपको बनाना है। सारा कुछ आपका क्लियर हो गया है। तो इसके बाद हम लोग सेक्शन 2 को कल करेंगे, या तो आज ही कुछ देर बाद आपको सेक्शन 2 का अपलोड कर दिया जाएगा प्यारे बच्चों। तो चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर जरूर करेंगे। धन्यवाद।